नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम की, जो कि जूलॉजी का टॉपिक है। जूलॉजी में पेपर फर्स्ट में आता है, ये प्रोटोजोआ के अंडर में आता है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज पैरामीशियम हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। तो सबसे पहले एक बार इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका फाइलम प्रोटोजोआ है, क्लास सिलिएटा है। जैसा कि हम जानते हैं इसके लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सिलिएटा है, सिलिया है। इसी से इसका क्लास दिया गया सिलिएटा। ऑर्डर इसका हाइमेनोस्टोमेटिडा है, जीनस पैरामीशियम है। और यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए स्पीसीज का नाम जरूर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में इसके अलग अलग कुछ प्रोसेस होते हैं। इसका जो प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का, वो अलग अलग स्पीसीज में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। किसी में टाइम डिफरेंट होता है, किसी में थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो इसलिए इसका हम स्पीसीज जरूर यहाँ पे डिनोट करेंगे। और स्पीसीज को और जीनस को अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब बीएससी में हम लोग तो ये सब बातें भूलने की नहीं है। तो अब इसके कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो कॉन्जुगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो कॉन्जुगेशन है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन कॉन्जुगेशन टाइप का होता है। यहाँ पे जो टाइप है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कॉन्जुगेशन टाइप है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है पैरामीशियम में। फेवरेबल कंडीशन में ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो आइए इसका हम प्रोसेस थोड़ा देखते हैं आगे कैसा है। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं, जो बार बार इसमें कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में आएंगे। तो एक जगह हो सके तो आप लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन से ही रिलेटेड सारे टॉपिक वो पॉइंट्स हैं। पहला प्री कॉन्जुगेंट, दूसरा है कॉन्जुगेंट, तीसरा है एक्स कॉन्जुगेंट, या पोस्ट कॉन्जुगेंट। किसी किसी बुक में एक्स कॉन्जुगेंट भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं पोस्ट कॉन्जुगेंट भी मिलेगा। तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये हो गया कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। कुछ और पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस है, इसी में आएगा, अगले हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस केवल आप नाम रिकॉल कर लीजिए आप एक बार। उसके बाद मैक्रोन्यूक्लियस, जैसा नाम से ही पता चल रहा है मैक्रो यानी कि बड़ा है। माइक्रोन्यूक्लियस, इसके भी नाम से हम लोग जान पा रहे हैं कि माइक्रो यानी कि छोटा है, स्मॉल है। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसे आप हो सके तो लिख भी लीजिएगा। प्री कॉन्जुगेंट, कॉन्जुगेंट, एक्स कॉन्जुगेंट या पोस्ट कॉन्जुगेंट, एम्फीमिक्सिस, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बार बार आएंगे, इसलिए आप एक बार इन्हें लिख लीजिएगा तो हाईलाइट रहेगा, तो आपको याद रहेगा आसानी से। तो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखते हैं हम लोग। प्रोसेस, तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होगा, दो पैरामीशियम जो होंगे जिन्हें हम कहेंगे एक्स प्री कॉन्जुगेंट, यानी कि अभी कॉन्जुगेशन से पहले का प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्री कॉन्जुगेंट होते हैं। ये मान लीजिए पैरामीशियम का है, यहाँ पे सीलिया निकले हुए हैं, ये इसका ओरल ग्रुप है। अब ऐसा ही दूसरा पैरामीशियम है, थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, एक बार आप लोग, ऐसा ही स्ट्रक्चर ये भी बिल्कुल सेम, क्योंकि पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन होता है वो सेम शेप एंड साइज में होता है। अगर शेप एंड साइज डिफरेंट है पैरामीशियम का तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। कॉन्जुगेशन का एक्चुअली मतलब जो होता है वो आपस में जुड़ जाना होता है। तो जब दो बराबर के रहेंगे, बिल्कुल सेम साइज के रहेंगे, तभी आपस में जुड़ पाएंगे, वरना ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, थोड़ा स्ट्रक्चर बन नहीं पाया है, ये ऐसा ही प्रोसेस है। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका ओरल ग्रुप है,
यहाँ पे ये माइक्रोन्यूक्लियस है, यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस है। मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि बड़ा और माइक्रोन्यूक्लियस यानी कि छोटा। इसके पास भी दो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो है, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है यानी कि बड़ा है। इसके भी ये सीलिया निकले हुए हैं। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। आप कंफ्यूज नहीं हो गया, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट बन गया है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। बिल्कुल जैसा ये स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा अच्छा बना है, ये थोड़ा कम अच्छा बना है। तो ये दोनों सेम शेप एंड साइज के हैं, तो इन्हें हम कहेंगे प्री कॉन्जुगेंट। ये प्री कॉन्जुगेंट्स हैं, क्योंकि अभी इनका जो ये आपस में अभी अटैच नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें प्री कॉन्जुगेंट कहेंगे। जब जुड़ जाएंगे आपस में तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेशन, और उस जगह इन दोनों को कहेंगे कॉन्जुगेंट। अभी ये प्री कॉन्जुगेंट है। यहाँ पे इन दोनों का बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सारे इनके पार्ट बिल्कुल एकदम अभी क्लियर है, इनमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ बराबर है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। ये हो सके तो आप लोग बनाते चलिएगा, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन में क्या होगा। ये प्री कॉन्जुगेंट थे, प्री कॉन्जुगेंट यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो कॉन्जुगेंट्स का आएगा। ये फिर से एक बना, या वही है, बना कुछ नहीं इसमें। ये इसका ओरल ग्रूव है, ये इसका माइक्रोन्यूक्लियस है, ये इसका मैक्रोन्यूक्लियस है। अब ये क्या हुआ, आपस में आके मिल गए, आपस में आके मिल गए ओरल ग्रुप के थ्रू। जहाँ पे इनका ओरल ग्रुप था वहीं पे आके ये दोनों अटैच हो गए, सेम वही पैरेलली पूरी बॉडी इनकी एक दूसरे से अटैच हो गई। इनके पास भी माइक्रोन्यूक्लियस है एक, और एक मैक्रोन्यूक्लियस है। दोनों के पास सीलिया है। सारे ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं बना नहीं रहा हूँ, वो बात अलग की है, लेकिन इनमें सारे ऑर्गेन्स जो होते हैं सेल के अंदर वो सारे इनके प्रेजेंट हैं। अब ये इन दोनों को हम कहेंगे कॉन्जुगेंट। अभी जब ये अलग अलग थे तो प्री कॉन्जुगेंट थे, अभी जब मिल गए तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेंट। तो कॉन्जुगेंट में अब कुछ चेंजेस आएंगे, वो कौन कौन से चेंजेस हैं ध्यान दे के सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले तो इनका जो ओरल ग्रुप है यानी कि माउथ है, वो जब जुड़ जाएगा तो सबसे पहली बात जो है वो फीडिंग इनकी जो होगी वो बंद हो जाएगी, यानी कि ये खाना खाना बंद कर देंगे। जब एक दूसरे का मुंह मान लीजिए आपका मुंह चिपका दिया जाए किसी के साथ, तो क्या होगा, आप खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो इन दोनों का मुंह क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ चिपक गया है। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि इनका जो खाना है वो बंद हो गया, फीडिंग नहीं कर पा रही है। दूसरी बात क्या होगी कि जो यहाँ की ये मेम्ब्रेन है ये सब डीजनरेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या क्या होगा इनके पास, इस मेम्ब्रेन में पेलिकल होगी, एक्टोप्लाज्म होगा साइड में, पूरी बॉडी में इनके साइड में जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं पैरामीशियम के केस में, प्रोटोजोआ के लगभग सभी में। तो इसमें क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है यानी कि ये पेलिकल जो है और यहाँ पे जो एक्टोप्लाज्म है वो डीजनरेट कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, इन दोनों के फ्लूइड आपस में मिल जाएंगे, इसका उधर इसका इधर। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया। क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और जो जब आपस में मिल गए तो यहाँ पे एक ब्रिज बन गया जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये चेंजेस आए किसमें, कॉन्जुगेंट्स में। अभी आगे और चेंजेस हैं, बस इतना ही नहीं। तो इसमें क्या क्या है, एक तो इनकी पेलिकल और एक्टोप्लाज्म जो था वो डिजनरेट हो गया, इन्होंने फेडिंग करना बंद कर दिया, इनका माउथ भी डिजनरेट हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं हम लोग। इनका जो ये न्यूक्लियस है यानी कि ये मैक्रोन्यूक्लियस जो है, बड़ा वाला न्यूक्लियस, ये क्या होगा, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा।
अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ जाएगा और इसी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ये डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। क्या होगा, ये फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएगा यानी कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा। उसके बाद ये इसी प्रोटोप्लाज्म में डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है। इसे हम वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस भी कहते हैं। वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस। और ये क्या है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है। ये इसके सीलिया है, ये इसकी पेलिकल है। यहीं पे अंदर की तरफ क्या होगा, एक्टोप्लाज्म होगा। अंदर जो है एंडोप्लाज्म है। यहाँ पे क्या था, ओरल अपर्चर था या माउथ था, ये माउथ था इसका। इतने पार्टों के बारे में हमें डिस्कस करना है। बाकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं, बाकी और सारे पार्ट होते हैं, सीलिया वगैरह, इन सब का कोई यहाँ फंक्शन नहीं है। यहाँ पे सीलिया भी जो होंगे वो भी डिजेनरेट कर जाएंगे। तो इन सब पार्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें डिस्कस करना है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये जो वेजिटेटिव माइक्रोन्यूक्लियस था वो डिजेनरेट हो गया, फ्रेगमेंटेशन हुआ उसका सबसे पहले, उसके बाद वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब हम अभी कॉन्जुगेंट दोनों है लेकिन हम एक को ही लेकर चलेंगे। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ऐसा है, चलिए बना देते हैं। एक स्ट्रक्चर और ऐसा है। यहाँ पे अब जो था ये माइक्रोन्यूक्लियस वो डिजेनरेट हो गया। अब यहाँ पे केवल बचा है माइक्रोन्यूक्लियस। इसके पास भी माइक्रोन्यूक्लियस बचा है। जो भी चेंज आएंगे दोनों में आएंगे, किसी एक में चेंज नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों ये अब कॉन्जुगेंट ही हैं। अभी इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सबसे पहले बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न, इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे मियोसिस होगी, ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड ही था। तो क्या होगा कि इसमें रिडक्शनल यानी कि मियोसिस होगी। तो मियोसिस में क्या होगा कि इनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आगे आने वाली जनरेशन में या फिर डॉटर न्यूक्लियाई में इनका नंबर जो होगा वो हाफ हो जाएगा। और मियोसिस में जैसा कि हम जानते हैं, एक अगर एक न्यूक्लियस है तो उसमें मियोसिस के लास्ट में पूरा जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में 4 सेल बनेंगी, ये 4 न्यूक्लियस बनेंगे। यहाँ पे पूरी सेल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो भी चेंज होगा केवल अब इसके न्यूक्लियस में होना है, बाकी जो चेंज होना था वो हो गया। अब इसके बाद पूरी बॉडी में इसके कोई चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद क्या हुआ कि बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ध्यान रखिएगा, माइटोसिस नहीं यहाँ पे लिखा जाएगा। मियोसिस के थ्रू यहाँ पे इसका ये दोनों का न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा। मियोसिस के लास्ट में जैसा कि हम जानते हैं 4 न्यूक्लियस बनते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन गए, इसके पास भी 4 बन गए। माइक्रोन्यूक्लियस जो था वो डिजेनरेट हो गया। अब इनमें बाकी पूरी बॉडी में कोई चेंज नहीं आना है। ये 2 कॉन्जुगेंट हैं, इनके न्यूक्लियस में जो भी चेंज आएगा वो चेंज आएगा। तो क्या हुआ, मियोसिस के आखिरी में 4 न्यूक्लियस बन गए। 4 न्यूक्लियस ये जो हैं इनकी प्लॉइडी क्या है, ये हैप्लॉइड है, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ है इनकी कंपैरिजन में। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे पेयर में क्रोमोसोम है और यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें से क्या हुआ, जो 4 बने उसमें से 3 क्या होंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, लेकिन आप अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो वहाँ पे इरेज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अगला फिगर बनाइएगा तो उसको ऐसे बनाइएगा। नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, सेकंड फिगर में 4 बना दिखाइएगा आप लोग, और जो थर्ड फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो इसमें से क्या हुआ, जो ये थे 3 इसमें से डिजनरेट हो गए, यहाँ पे बचा एक। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा ही दोनों सेम रहेंगे। अब यहाँ पे ठीक से बन नहीं पा रहा है बोर्ड पे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस भी नहीं उतना।
यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिजेनरेट हो गए, उसके बाद एक बचा था। अब इसमें माइटोसिस होगा। एक बार मियोसिस हो जाए अगर सेल में, तो उसमें लाइफ में कभी भी दोबारा, एक सेल में कभी भी लाइफ में 2 बार मियोसिस हो ही नहीं सकता। और माइटोसिस जो होता है वो कितने भी बार हो सकता है, वो अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट होता है। माइटोसिस कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो एक सेल में लाइफ में एक ही बार होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मियोसिस एक बार हो गया तो दोबारा मियोसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस के थ्रू ये 4 बने थे, 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए। अब इसमें से बचा एक। अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगी। माइटोसिस में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम इनके पास हैं उतने ही अगले आने वाली सेल में होंगे। तो यहाँ पे माइटोसिस के बाद 2 क्रोमोसोम, दो न्यूक्लियस बन गए। यहाँ पे केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ये बात ध्यान रखिएगा, सेल का कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पास 2 आ गए, वहाँ 3rd स्ट्रक्चर के बाद ये 4th स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या हुआ कि माइटोसिस हुई उस न्यूक्लियस में, 3rd स्ट्रक्चर वाले न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए, एक थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और एक कम ग्रो करेगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो और माइक्रो वाला टर्म नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ज़्यादा ग्रो कर गया और एक कम ग्रो किया। तो जो छोटा है उसे हम कहेंगे एक्टिव माइग्रेटरी। एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस। और ये जो है ये पैसिव स्टेशनरी न्यूक्लियस। जो छोटा है वो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस है, जो बड़ा है वो पैसिव स्टेशनरी न्यूक्लियस है। तो एक्टिव माइग्रेटरी नाम से ही हम लोग थोड़ा उसे अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। एक्टिव माइग्रेटरी है यानी कि ये मोटाइल है। मोटाइल का मतलब इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ये इधर से उधर जाने में, अगर ये इधर से इधर आने में और ये इधर से इधर जाने में सक्षम है। यहाँ पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे केवल इधर से इधर थोड़ा मूवमेंट होगा, बिल्कुल लिटिल बिट, क्योंकि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ही आप लोग जानते हैं कितना बड़ा। हम लोग ने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी की है लैब में, तो उसमें कितना माइन्यूट सा स्ट्रक्चर दिखता था, कुछ लोग तो देख भी नहीं पाते थे। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो छोटा न्यूक्लियस है वो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस है, पैसिव स्टेशनरी न्यूक्लियस जो है वो बड़ा है। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस है वो माइग्रेशन में कैपेबल है, यानी कि वो इधर उधर आ जा सकता है, थोड़ा लिटिल बिट मूवमेंट हो सकता है, इतना नहीं कि वो पूरे शहर का चक्कर लगा सकता है, बस लिटिल बिट मूवमेंट हो सकता है इसमें। तो क्या होगा कि ये इधर से इधर आ जाएगा, ये इधर से इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखते हैं हम लोग। ये 4th स्ट्रक्चर था हम लोग ने देखा जो, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखिएगा। इसके पास ये जो बड़ा था पैसिव स्टेशनरी, एक्टिव माइग्रेटरी ये छोटा है। ये केवल साइज में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वही है। ये भी थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। तो ये इधर से माइग्रेट करके इससे फ्यूज होगा आगे, ये इधर से माइग्रेट करके इससे फ्यूज होगा आगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो छोटा वाला है वही माइग्रेट करके जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही एक्टिव माइग्रेटरी है। एक्टिव माइग्रेटरी ये दोनों हैं, ये पैसिव स्टेशनरी न्यूक्लियस है। तो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो होगा वो पैसिव स्टेशनरी न्यूक्लियस से आके फ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका कंप्लीट फ्यूज़न होगा इन दोनों न्यूक्लियस का, उसी प्रोसेस को हम कहेंगे एम्फीमिक्सिस। ये बात ध्यान रखिएगा, देयर इज, जहाँ पे इनका कंप्लीट फ्यूज़न हो रहा है, द कंप्लीट फ्यूज़न ऑफ द active migratory nucleus and the passive stationary nucleus is called amphimixis.